हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी सेकंड ईयर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने ओपन किए हुए हैं इजी नोट्स फॉर द फर्स्ट पेपर एमपीसीई 011 यानी एमए साइकोलॉजी सेकंड ईयर के लिए जो साइकोपैथोलॉजी का पेपर है उसके इजी नोट्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको सभी पेपर्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आपने पूरे साल पढ़ाई की हो और आप लास्ट मिनट का रिवीजन करने के लिए इस वीडियो पर आए हो, या फिर आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़ पाए, तब भी आप इन वीडियोस की हेल्प से बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को देके आ सकते हैं। इजी नोट्स आप में से बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर सकते हैं, और वो एक्सप्लेनेशन, वो जो भी यहाँ पे हमने नोट्स बनाए हैं उनको समझने के लिए वीडियो को आप रेफर भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जो हमारे इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन है वो मात्र 6 से 7 वीडियो में ही हम कवर कर लेंगे। तो अगर आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो नेक्स्ट 6 to 7 वीडियोस में आपका पूरा पेपर रेडी होने वाला है। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग बात। मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि बहुत आसानी से अब आप अपने पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। साइकोपैथोलॉजी फर्स्ट पेपर आपका सेकंड ईयर के क्लिनिकल साइकोलॉजी का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये दिखाने वाली हूँ कि जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे उसमें शुरू के कुछ 4-5 टॉपिक्स हम आज के वीडियो में लेंगे। देखते हैं कि कितना लंबा हमारा एक्सप्लेनेशन जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, जिससे कि कोई भी चीज आपकी रह ना जाए, बहुत अच्छे से आप समझ भी पाए। ये कुछ टॉपिक्स हैं साइकोपैथोलॉजी पर ही आपको नजर आ रहे हैं। शुरू के जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं साइकोपैथोलॉजी के, आज के वीडियो में हम ये सभी कवर करेंगे, क्योंकि उसके बाद जब आप आगे देखते हैं तो ज्यादातर डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे, और एक बार डिसऑर्डर्स की सीरीज शुरू हो जाएगी तो फिर हम उसी में कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, बिहेवियरल अप्रोच, साइकोएनालिटिकल अप्रोच, साइकोसोशल कॉजेज, बायोलॉजिकल कॉजेज, सोशियो कल्चरल कॉजेज, ये सभी टॉपिक जो भी हैं, जितने भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से ये लिए गए हैं, तो बिल्कुल भी कोई टॉपिक मिस नहीं करना है। तो चलिए बिहेवियरल अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी से क्विकली बिगिन करते हैं। आ जाते हैं इंडेक्स के आगे बढ़ते हैं। टोटल हमारे पास है लगभग 31 टॉपिक। तो 31 टॉपिक का मतलब यही हो गया 6 to 7 वीडियोस में कवर हो जाने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है बिहेवियरल अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी। यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच की बात करने से पहले साइकोपैथोलॉजी को थोड़ा सा क्विकली समझ लेते हैं। हालांकि आपको साइकोपैथोलॉजी कहीं नहीं लिखना होता है, लेकिन आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वैसे तो आप पेपर का ही नाम है साइकोपैथोलॉजी, आपको पता भी होना चाहिए कि साइकोपैथोलॉजी क्या होता है। साइकोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। बेसिकली साइकोपैथोलॉजी को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ह्यूमन एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, वो सभी हम स्टडी करते हैं अंडर साइकोपैथोलॉजी। जिस तरह से पैथोलॉजी में आप अपने ब्लड का, यूरिन का डिफरेंट सैंपल्स देते हैं और उसकी हेल्प से आप पता कर पाते हैं कि कोई डिसीज कैसी एग्जिस्ट करती है, कितने डिग्री पर एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल उसी तरीके से साइकोपैथोलॉजी एक तरीके की ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसके अंदर हम ये पता कर पाते हैं कि किसी भी पर्सन का जो मेंटल डिसऑर्डर है वो किस लेवल का है, किस डिग्री का है, कितना सीवियर है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सभी चीजें हम इसके अंदर साइकोपैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि उसके अंदर जो बिहेवियरल अप्रोच है वो क्या कहती है। यहाँ से हमारा टॉपिक अब शुरू होता है। The behavioral approach to psychopathology is grounded in the idea that maladaptive behaviors are learned through interactions with the environment and therefore can be unlearned or modified using behavioral techniques. बिहेवियरल अप्रोच में साइकोपैथोलॉजी से जुड़ने से पहले एक जनरल बात मैं आपको बता दूं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ तक आने तक आपको 100% बिहेवियरल अप्रोच के बारे में पता होगा। जो बिहेवियरल अप्रोच है वो बिहेवियरिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, उसी से निकली हुई है इनफैक्ट। और बिहेवियरल अप्रोच किस चीज पे फोकस करती है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो किसी ना किसी रिएक्शन के थ्रू पता चलता है। मतलब कोई भी पर्सन जब अपने बिहेवियर को एग्जिबिट करता है तो उसके बारे में हम बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं। और कोई भी बिहेवियर जो होता है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है, अनलर्न भी किया जा सकता है। ये हम बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो बिहेवियरल अप्रोच है वो साइकोपैथोलॉजी में भी इसी चीज को बताती है कि कोई मैलएडेप्टिव बिहेवियर है, कोई भी मैलएडेप्टिव बिहेवियर है, वो किस तरह से लर्न होता है। जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें रहने के साथ साथ हमारे अंदर एबनॉर्मैलिटीज आ सकती हैं। अगर बिहेवियरल अप्रोच के बेसिस पे कहूं तो एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको कि जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज या कोई एक्टिविटी बाहर दोस्तों से सीख आते हैं, पियर्स से सीख आते हैं, या किसी और पर्सन को देखते हैं या सोशल मीडिया से सीख लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो देख कर सीख रहे हैं, और देखकर सीखने से उनका जो बिहेवियर है वो उसी तरीके का हो जाता है। मतलब मैलएडेप्टिव बिहेवियर भी उसी तरीके से आता है। जैसे देख देख कर बच्चा अच्छी चीजें सीखता है, वैसे ही देख देख कर बच्चा बुरी चीजें भी सीखता है। तो यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच की हेल्प से जो बच्चे होते हैं, बच्चों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि लर्निंग चाइल्डहुड में ज्यादा होती है। बड़े होकर तो हमें इतनी समझ हो जाती है कि हमें किसको कॉपी करना है और किसको नहीं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो हर चीज को कॉपी करते हैं। यही बेंड्यूरा की थ्योरी भी कहती है, उसको भी पढ़ेंगे आगे। तो बिहेवियरल अप्रोच के अंदर सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि एनवायरनमेंट से सीखते हैं
उसको लर्न भी कराया जा सकता है और अनलर्न भी कराया जा सकता है। और यहाँ पर लर्निंग प्रोसेसेस काफी सारे यूज होते हैं बिहेवियरल अप्रोच के अंदर। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से मैं एक रिव्यू कराऊंगी। जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो ये लेंथ मोर देन इनफ है। आप वर्ड लिमिट भी देखिएगा, मैंने सारे आंसर्स वर्ड लिमिट में फ्रेम किए हैं आपके लिए, कि आपका जो ए सेक्शन का क्वेश्चन होता है वो 450 वर्ड्स का होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर जो है 500 तक भी मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज भी किया है मैंने बेस्ड ऑन कोई टॉपिक है, आप उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये चीज भी होनी चाहिए इसमें, तो मैंने लेंथ अपने हिसाब से किया है, लेकिन कम नहीं है कहीं पर भी लेंथ। तो इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आप इस पे मत जाइए, ये तो मैं अभी समझाऊंगी आपको। आप ये सोचिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग में आप क्या जानते हैं। दो चार बातें आप जानते हैं, जैसे इवान पावलोव ने ये दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी पर्सन को कुछ लर्न कराने के प्रोसेस को कर सकते हैं। तो जो भी आप जानते हैं, अगर आप अपने भी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो भी ओके है, बट वो जो कंटेंट है वो होना इसी टॉपिक का चाहिए, कुछ भी कहानी मत बनाइएगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पावलोव ने डिस्क्राइब की थी, वो ये सजेस्ट करती है कि कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो एसोसिएशन से डेवलप होते हैं। इन साइकोपैथोलॉजी दिस कैन बी सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ फोबियाज। कोई भी एग्जांपल हम लें, अ पर्सन मे डेवलप अ फियर ऑफ डॉग्स इफ दे हैव बीन बिटन इन द पास्ट एंड देन एसोसिएट द साइट ऑफ डॉग्स विद पेन और फियर। आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स में लिखा है अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये सब चीजें क्या है, आपने थ्योरी में पढ़ी है, जो इवान पावलोव की डॉग वाली थ्योरी है, उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से जब डॉग के सामने सेलिवेशन का प्रोसेस होता है, जब वो बेल बजाते हैं तो डॉग सेलिवेशन का प्रोसेस करता है, और जब फूड को हटा दिया जाता है फिर भी बेल बजाई जाती है, तो डॉग जो है वो सेलिवेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। तो मतलब अगर कोई एक चीज हमारे साथ अगर कभी हुई है तो उसका इफेक्ट ऐसा हो सकता है लॉन्ग रन में जाके कि सिमिलर केस में, सिमिलर नॉट सेम, अभी मैं सेम नहीं कह रही हूँ, सेम में तो होगा ही होगा, हमें फील होगा, सिमिलर केस में भी उसका इफेक्ट रहता है। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फोबियाज जो है वो इसके अंदर एक एग्जाम्पल की तरह आते हैं। दिस लर्नड एसोसिएशन कॉजेज द इंडिविजुअल टू रिएक्ट fearfully to dogs even in situations where no threat exists। अगर डॉग जो है वो बंद भी है ना किसी उसमें, तो भी जो पर्सन का रिएक्शन आएगा वो इसी वजह से आएगा क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग के चलते उसको डॉग के साथ में फियर हो गया है। इस कंटेंट में आप और भी कुछ लिख सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग को कनेक्ट करते हुए आप और भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने मेंशन किया है। आते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग, जिनके बारे में आपको पता है कि बीएफ स्किनर ने दी थी। ये बताते हैं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड का क्या इफेक्ट होता है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं जिससे आपको भी जब अपने हिसाब से चीजों को ध्यान रखना हो तो आप ध्यान रख पाए कि किस बात पर हमको फोकस करना है। ओके, यहाँ पे कैसे होती है बिहेवियर, कैसे डेवलप होते हैं थ्रू एसोसिएशन, ये एक मोटी बात है यहाँ पे। अब इस एसोसिएशन को आप जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम्पल में लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं एसोसिएट करके जो है। देखिए एसोसिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आगे बढ़ने से पहले वापस ले आई हूँ पीछे आपको टॉपिक पर। जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो टीचर को पसंद करने लगते हैं तो वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है ना, उस सब्जेक्ट को भी पसंद करने लगते हैं। स्कूल में तो ये बहुत होता है, मैंने तो बहुत देखा है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, या तो अपने साथ जो मैम आपको अच्छी लगती थी उनका सब्जेक्ट भी आपको जरूर अच्छा लगता होगा, जो सर आपको अच्छे लगते थे स्कूल में उनका सब्जेक्ट भी अच्छा लगता होगा। तो एसोसिएशन से होता है। दूसरी बात मैं कर रही थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर कैसे होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। अब रिवॉर्ड पनिशमेंट का रेशियो हम जैसा रखेंगे बच्चे का बिहेवियर वैसे ही होगा। अगर हम किसी बच्चे को लगातार पनिशमेंट ही देते रहें, है ना, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो घबराने लगेगा, डरने लगेगा, उसके अंदर मैलएडेप्टिव बिहेवियर आ सकता है, उसके अंदर अबनॉर्मल बिहेवियर धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, वो डरा डरा रहेगा, फिर लॉन्ग रन में हो सकता है वो डिप्रेशन में जाने लगे। तो ये जो हम एबनॉर्मेलिटी बाद में देखेंगे, वो बिहेवियरल अप्रोच उसे कैसे देखती है कि अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग के चलते बच्चा रिवॉर्ड और पनिशमेंट से एसोसिएट हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आता है। ये व्यू ये कहता है कि मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स मे बी रीइंफोर्स्ड एंड ओवर टाइम बिकम परसिस्टेंट। किसी बच्चे का ऐसा बिहेवियर जो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, उसी को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, टीचर जानबूझ के बच्चे को नहीं डांट रही है, मगर वो उसके बिहेवियर पे वर्क ना करके उसको बार बार उसको जो है उस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे जो है उसका बिहेवियर और बढ़ता चला जा रहा है। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, ये वो ऐसी एक्टिविटीज से खुद को विड्रॉ करने लग जाएगा जहां पे उसको लगता है कि जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए उतनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो डेवलप होने लगता है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हम दे सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है, दोनों का ही रोल होता है। इसके अंदर आप चाहें तो रीइंफोर्समेंट को थोड़ा इंक्रीज करके भी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। This withdrawal is reinforced and may contribute to the worsening of depressive symptoms such as the person avoids more adaptive social or problem solving behavior। फिर इसके बाद बात करेंगे हम सोशल लर्निंग थ्योरी की।
एल्बर्ट बेंड्यूरा की ये थ्योरी है, आपको पता ही है, बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट इसी में आता है, और चाहे तो बोबो-डॉल का भी जिक्र आप इसमें कर सकते हैं। फिलहाल एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि जो बच्चे होते हैं वो इमिटेट करके सीखते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा एक दूसरे को कॉपी करते हैं, और एक दूसरे के अलावा जो भी पर्सन उन्हें दिखता है, बच्चे बड़ों को भी बहुत कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद उस चीज को सिमिलर वे में करने की कोशिश करते हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा ये कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन है वो लर्निंग बिहेवियर को लर्न करने में अपना रोल प्ले करते हैं। बच्चा किसी को कोई बिहेवियर करते हुए देखता है और उसके बाद वैसा ही बिहेवियर करने की कोशिश करता है। तो यही एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी में भी कहा गया है। अब अगर बच्चा जो है कोई बुरा बिहेवियर करता हुआ किसी को देखेगा तो वो वैसा ही बिहेव करने लगेगा, और कुछ अच्छी चीजें करता हुआ देखेगा तो वो करने लगेगा। दोनों ही चीजें होती हैं। ये चीज पहले भी हो रही थी, आपने देखा था, क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हो रही थी, एसोसिएशन में भी हो रही थी, लेकिन वहां पे एसोसिएशन के थ्रू हो रही थी, और यहाँ पे किसके थ्रू हो रही है? ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर देते हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इन लर्निंग बिहेवियर्स। साइकोपैथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं कोई भी, वो इमिटेट करके इस तरीके के बिहेवियर को करने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में लड़ रहा है तो क्या करेगा? एग्रेसिव बिहेवियर को वो इमिटेट करेगा। बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट में यही तो बताया गया है कि एक रूम में बहुत सारे टॉयज रखे थे, और कुछ बच्चों को बाहर बिठा के वो मूवी दिखाई दी जा रही थी, जिसमें उस रूम के अंदर क्या हो रहा था, एक बच्चा आता है और वो बोबो-डॉल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो बच्चे उस बिहेवियर को लेटर ऑन कॉपी करने लगते हैं, यही उसमें दिखाया गया है। चिल्ड्रन हु ऑब्जर्व एग्रेसिव बिहेवियर अपने पेरेंट्स या पीयर्स के साथ में, तो वो वैसा ही बिहेवियर करने लगते हैं, और इसी बिहेवियर को अगर रीइंफोर्स भी किया जाए तो फिर वो आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। फिर थेरेपीज में कैसे एप्लीकेशन होता है? द बिहेवियरल अप्रोच हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग इफेक्टिव थेराप्यूटिक टेक्निक्स, जिसमें कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का नाम आता है। वैसे तो बिहेवियरल थेरेपी अपने आप में भी एक चीज है। बिहेवियरल थेरेपी क्या है? अपने आप में इंडिविजुअली एक थेरेपी है, लेकिन वो कॉग्निटिव थेरेपी के साथ जब मिल जाती है तो वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बन जाती है। अब चाहे हम कॉग्निशन की फील्ड में कहें, चाहे बिहेवियर की फील्ड में कहें, सीबीटी का यूज ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि दोनों थेरेपीज अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जब दोनों मिलके साथ आ जाती हैं तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसी वजह से सीबीटी का यूज किया जाता है। सीबीटी में क्लाइंट्स आर एनकरेज टू आइडेंटिफाई मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स एंड लर्न हेल्दियर मोर अडेप्टिव वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू चैलेंजेस। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। एक्सपोजर थेरेपी इसका एक पार्ट है, रीइंफोर्समेंट इसका पार्ट है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी यूज होता है। ये इंडिविजुअली भी यूज होते हैं, लेकिन सीबीटी में भी इनका यूज होता है। और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे चल के जिक्र होगा इसका, ये इंडिविजुअली भी पूछा जाता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन स्पेसिफिकली फोबिया मिटाने के लिए होता है। फोबिया को रिमूव करने के लिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज करते हैं, जिसमें हायरार्की में हम फोबिया को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी चीज से जिस पर्सन को डर लगता है, उस पर्सन को पहले उसी डर के बहुत बॉटम लेवल तक लेकर जाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके फियर को हल्का हल्का करके इंक्रीज किया जाता है, जब वो एक एक करके लेवल पार करता चला जाता है। आगे आएगा टॉपिक, तब वहां पे बताऊंगी मैं आपको। एक तो मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी खुद इतनी पसंद है कि जब भी मैं इसके कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं एक चीज बहुत डिटेल में बता दूं, लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर आप एग्जामिनेशन के डेज में पढ़ेंगे ना तो आपको फिर स्पीड बढ़ानी पड़ जाएगी। मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्पीड में बोलती हूँ, मेरा वीडियो स्पीड में होने के बाद तो समझ में भी नहीं आएगा। फिर हर एक जो बिहेवियर हो, चाहे कोई भी अप्रोच हो, जब वो आती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स तो होते ही हैं, तो कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म भी है। बिहेवियरल अप्रोच यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करती है, प्रैक्टिकल इंटरवेंशन देती है, लेकिन इसका फोकस थोड़ा नैरो है। ऐसा कहा जाता है कि बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व कर देने से, या जो हमारे थॉट, इमोशन और अंडरलाइन कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, उनको इग्नोर कर देने से काम नहीं चलेगा। ये क्या करती है? इग्नोर करती है उन सभी प्रोसेसेस को जो कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, इनको इग्नोर करती है ना, जो भी ये सब चीजें होती हैं, नेग्लेक्ट करती है। मोर ओवर इट मे ओवरलुक द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। क्या आपने कहीं बात करी बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर की? जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका मतलब ये भी एक इसका ड्रॉबैक हो गया है। और वैसे बिहेवियरल अप्रोच जो है वो काफी हद तक वैल्यूएबल टूल्स देती है। बिहेवियरल अप्रोच के अंदर जितने भी मेजरमेंट के रूल्स आते हैं, जितने भी मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स आते हैं, जो भी चीजें आती हैं बिहेवियरल अप्रोच के अंदर, वो बहुत यूजफुल है। जैसे मैंने अभी सीबीटी के बारे में आपसे कहा, तो सीबीटी क्या है? बहुत पावरफुल टूल है। तो उसी तरीके से ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करने में, ट्रीट करने में अपनी तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट और हेल्प करती है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ओवर हो जाता है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब है हमारा साइको एनालिटिकल अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी। एक तरीके से हम यहाँ पे साइकोडायनामिक्स को पढ़ रहे हैं। आप इसको पढ़ने के लिए अगर आप साइकोडायनामिक्स को और थोड़ा पढ़ लें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि साइकोडायनामिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुरू के लगभग 15-16 मिनट हो गए हैं और अभी एक ही टॉपिक हुआ है,
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड पकड़ूंगी, लेकिन समझाऊंगी सारा, डोंट वरी। जल्दबाजी तो मैं खुद ही नहीं कर सकती, वो मैं ही नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कैसे जबरदस्ती कह दूं आपसे। फिलहाल साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है साइकोपैथोलॉजी की, वो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप की है। सिगमंड फ्रॉइड ने तो पूरी साइको एनालिसिस ही डेवलप किया है, साइको एनालिटिकल अप्रोच पूरी डेवलप करी है। तो जो भी इससे रिलेटेड होगा, चाहे वो साइकोपैथोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो नाम सिगमंड फ्रॉइड का ही रहेगा, राइट। ही फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। मैंने प्रीवियस कई वीडियो में बताया, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप ये बात जानते हैं कि इनका जो फोकस था वो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पे ज्यादा था। ये मानते थे कि जो कुछ भी हमारे चीजें, वो सारी बातें जो हम तुरंत के तुरंत आपको बता सकते हैं, वो हमारे कॉन्शियस में है। जैसे आप अभी किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किस पेपर को पढ़ रहे हैं, आप सब बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाने पर 2-3 दिन पुरानी बातें या और थोड़ा पुरानी बातें, जिनको आप इजीली रिकॉल करके ला सके, चाहे वो 2-3 दिन पुरानी हो, चाहे 2 साल पुरानी भी क्यों ना हो, लेकिन वो सारी चीजें जिनको आप क्विकली रिकॉल करके सामने ला सकते हैं, वो होती हैं हमारे प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में। और सबसे ज्यादा चीजें जो हमारे अनकॉन्शियस में होती है, क्योंकि आप ही सोचिए, हमारी मेमोरी का स्टोरेज इतना थोड़ी है कि हमने जितना जीवन जी लिया है, हर एक चीज, हर एक बात, हर एक पॉइंट हमारे पास सेव रहेगा। वो सेव्ड तो कहीं है, लेकिन इस तरह से गायब हो चुका है कि हम उसको बहुत कोशिश करने के बाद ही, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी नहीं ला पाते हैं फ्रंट में। तो इसके अंदर अनकॉन्शियस के अंदर, अनकॉन्शियस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। हमारी पर्सनैलिटी इन 3 चीजों से मिलकर बनी है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू अनकॉन्शियस होल्ड करता है, क्योंकि तुरंत क्या चल रहा है वो सबसे छोटा है। आप खुद ही सोचिए ना, जो आपका लिमिटेशन कितनी है अभी आसपास की, बहुत कम है, लेकिन जो पूरी लाइफ आपके पीछे गुजर चुकी है वो बहुत बड़ी है। तो अनकॉन्शियस इसीलिए सबसे बड़ा होता है। इसमें हमारे सभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी चीजें होती हैं, जो भी आपने बातें अंदर रिप्रेस कर ली होती हैं, वो सारी चीजें जो सप्रेस कर लेते हैं, जिनको हम किसी को बताते नहीं, कोई शेमफुल एक्सपीरियंस, कोई एंगर आउटबर्स्ट, कुछ भी जिसको हम अंदर दबाते जाते हैं, वो अंदर दबते दबते हमारे अनकॉन्शियस के सबसे नीची लेयर पे पहुंच जाता है। तो अब होता क्या है कि ये अप्रोच ये कहती है कि साइकोपैथोलॉजी arises when there is a disruption in the balance between different parts of the psyche, id, ईगो और सुपर ईगो। इन तीनों में जब डिसबैलेंस होता है, अब ये क्या होते हैं, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी मैं आगे बताऊंगी, उनके बारे में बात होती है अभी। जब इनके बीच में किसी भी तरीके का डिसबैलेंस होता है, और when unresolved conflicts from childhood are repressed but continue to affect the individual's thought, emotion and behavior। हमने कुछ ऐसी चीजों को रिप्रेस तो कर लिया, अपने अंदर छुपा लिया, दबा लिया, सप्रेस कर लिया, लेकिन वो बातें हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर रही हैं। कैसे होगा ये, मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। जैसे कोई बच्चा है, बचपन में ही ये सब चीजें पहले होती हैं, फिर बड़े होकर हमारी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं। ये भी साइकोडायनामिक्स में कही गई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से शेप होती है। वैसे तो ये बात जनरल है, लेकिन सबसे ज्यादा ये साइको एनालिटिकल अप्रोच या साइकोडायनामिक्स कहा गया स्टेटमेंट है। ओके, तो क्या कैसे होता है ये, मैं इसकी बात कर रही थी एग्जाम्पल की, कि एक बच्चा जो है वो, उसके साथ घर में बहुत ज्यादा पार्शियल बिहेवियर होता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। अब वो बच्चा जो है वो अपनी जो इच्छाएं हैं वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाता है, क्योंकि उसको बात बात पे डांटा जाता है, या किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कर्ज किया जाता है, या उसके संग बहुत ज्यादा बुरा बिहेवियर किया जाता है। अब वो बच्चा जो है उन सारी चीजों को क्या कर रहा है, वो किसी से कहने तो जा नहीं सकता, वो अपने अंदर उन चीजों को दबा रहा है, दबाता जा रहा है, दबाता जा रहा है धीरे धीरे। आप सोचिए उस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी बनेगी आगे चल के। वो उतना हेल्दी नहीं होगा मेंटली, वो उसके अंदर बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिनको लेटर ऑन हम मेंटल डिसऑर्डर्स का ही नाम देते हैं। इसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगा। जब ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, उस केस में मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे सीन में क्या होगा, ऐसे सीन में हम देखेंगे कि जो बच्चा है उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो अनरिजॉल्व रहे, उनकी वजह से उसके वो थॉट, इमोशन, बिहेवियर सबको ही इम्पैक्ट करेंगे। अब क्या क्या की कॉन्सेप्ट हैं साइको एनालिसिस में आने वाले। सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अनकॉन्शियस में छुपी हुई चीजें ही हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। और दूसरी बात, अनकॉन्शियस इतना कुछ होल्ड कर सकता है जितना कोई और नहीं कर सकता। उसमें क्या क्या होती है, हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज, डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी टाइप की ऐसी बात, कोई शेमफुल एक्सपीरियंस, कोई सेक्सुअल असॉल्ट जो किसी ने फील किया है, कोई भी ऐसी बात। ओके, these unconscious elements can influence conscious thoughts and behaviors contributing to psychological disorder। ये वाली लाइन तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि जो भी इस तरीके के जो भी हमारे जैसे बच्चे के अंदर जो भी चीजें छिपी हुई थी, दबी हुई थी, वो कब इफेक्ट कर रही हैं, उसके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रेजेंट को इफेक्ट करेंगी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेट करेंगी। अब आते हैं एड ईगो, सुपर ईगो पे। ये साइकी का स्ट्रक्चर है। साइकी स्ट्रक्चर मतलब एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें
होती हैं, तीनों चीजें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। मैं तीनों आपको एक साथ समझाऊंगी, तीनों का कनेक्शन भी है। काफी वीडियोस में मैंने पहले समझाया है, लेकिन मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि आप पहली बार किसी चीज को देख रहे हैं ना, और हो भी सकता है ऐसा। तो इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है? ये 3 पर्सनैलिटी कॉम्पोनेंट है गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। क्या है ये यहाँ लिख देती हूँ। ये 3 हमारे पर्सनैलिटी कॉम्पोनेंट है। अब जिस चीज से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बन रही है, आप खुद ही सोचिए, अगर उसमें किसी भी तरीके का इम्बैलेंस हो, इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों के बैलेंस से हमारी पर्सनालिटी एक नॉर्मल पर्सनालिटी नजर आती है। तीनों का होना हम में जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ में तीनों का रेशियो बदलता है। जो इड होती है उसको हम जिद कहते हैं, मतलब कहते नहीं है, मैं समझाने के लिए हमेशा ऐसा आपसे कहती हूँ क्योंकि समझना आसान है। इड बेसिकली हमारे जिद को दिखाती है। तो जिद हम कब ज्यादा करते हैं? हम जिद बचपन में ज्यादा करते हैं, है ना। बचपन का जो फेज होता है वो हम उसमें हम इड ज्यादा करते हैं। तो बचपन में इड ज्यादा होती है, होनी चाहिए। उसके बाद ईगो जो है, ईगो हमारी समझदारी को दिखाती है कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मतलब हम रैशनल सोच पाए। जिद में तो इंसान रैशनल नहीं सोच पाता। कोई भी पर्सन हो, बड़ा होके भी उसकी इड हाई हो सकती है। जितने क्रिमिनल्स होते हैं, जितने रेपिस्ट होते हैं, ये इड पे हाई होते हैं, है ना। एज का रेशियो जरूर है, लेकिन फिर आप देख लीजिए, कोई क्रिमिनल होना अच्छी बात तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट तो कर रहा है। तो इड जो है, जब कोई भी पर्सन इड पे हाई होगा, चाइल्डहुड में अगर वो हाई होगा इट्स ओके, लेकिन अगर लेटर ऑन अपनी एज में हाई है तो वो उसकी पर्सनैलिटी आपको नॉर्मल से अलग दिखेगी। फिर आते हैं ईगो पे। अभी अंदर जो लिखा है वो भी पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन पहले मोटी बात समझा दूं। ईगो का मतलब होता है रैशनल होना। क्या किसी बच्चे को लॉजिकली कोई बात समझाई जा सकती है? आप 4 साल के बच्चे को कुछ बात लॉजिकल समझा के देखिए, वो आपको बहुत कुछ समझा देगा रो रो के। तो ईगो क्या होती है? ईगो हमें ये चीज बताती है कि हमें कोई भी चीज करनी है या नहीं करनी है, क्या चीज सही है या गलत है। ये डेवलप होती है इड से निकलती है। मतलब बच्चा जब धीरे धीरे जिद करते 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 थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो फिर वो समझने लगता है कि हाँ यार, जिद करना गलत है। वहीं से ईगो जनरेट होनी शुरू होती है। तो यानी कि बचपन से थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका रेशियो जो है वो हाई होना चाहिए, और इसका रेशियो कम हो जाना चाहिए। और इसके अलावा शुरुआत में क्या है, इसका इड का रेशियो हाई होना चाहिए, ईगो कम ही होगी ऑटोमेटिकली। अभी सुपर ईगो के रेशियो की क्यों बात नहीं हो रही है? ये सुपर लग गया ना ईगो के आगे, तो मतलब ईगो से सुपर कोई चीज है उसकी बात हो रही है। सही गलत तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके संग वैल्यूज भी जुड़ जाते हैं। हमें कोई चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत बात है। हमें अपने पेरेंट्स की हर बात माननी चाहिए क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। ये जो क्योंकि के आगे की बात है ना, वही सुपर ईगो है। ये ईगो को सुपर बनाती है कि हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब हम कॉज दे पाते हैं अपने बिहेवियर के पीछे, तो उसको हम सुपर ईगो का नाम देखते हैं। ये मॉरल एस्पेक्ट होता है। अब मैं आ रही हूँ फटाफट से आपको एक्सप्लेन करने। तो इस सब का हमारे इस पेपर से क्या लेना देना है, ये भी समझ लीजिए। ये जो 3 साइकी के कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो पर्सन का बिहेवियर अब नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल होगा तो साइकोपैथोलॉजी में आके हम उसे पढ़ेंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो द प्राइमल इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। यस, इनके तीनों के साथ में एक प्रिंसिपल जुड़े हैं। सबसे पहले है प्लेजर प्रिंसिपल। मतलब बच्चे को क्या है, तुरंत चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा तो वो रोने लगेगा। तो प्लेजर प्रिंसिपल की ये बात करता है। इसके अंदर सभी चीजें आती हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बात करता है, और ये इसमें हंगर, सेक्सुअल अर्जेस भी इसके अंदर आती है। तभी मैंने आपको रेपिस्ट वाला एक एग्जांपल दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि एज बढ़ने के बाद भी इड खत्म नहीं हो जाती है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, नॉर्मल सेक्सुअल अर्जेस सभी में होती हैं, तो इसका मतलब उसका इड जो है वो बैलेंस है पर्सनैलिटी पे। पर जब वो हाई होगा तो वो कोई रेपिस्ट हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, इस तरीके की चीजें। एग्रेशन, हंगर, सेक्सुअल अर्जेस के अलावा एक नॉर्मल अमाउंट में हर पर्सन के अंदर एंगर भी जरूरी है। तो उसी तरीके से जितनी भी अर्जेस होती हैं, ये पर्सन के अंदर इड को दिखाती हैं। अच्छा, ईगो क्या है? रैशनल डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब बच्चा ये समझता है कि भाई ये काम सच बात को समझ लिया जाए, अब लॉजिकली समझ लिया जाए, तो रियलिटी प्रिंसिपल आ जाता है। इट मीडिएट्स बिटवीन द अनरियलिस्टिक डिजायर ऑफ द इड एंड द कॉन्स्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, भले ही हमने मेंशन ना किया हो, लेकिन आप समझ भी रहे हैं। moral aspect of the psyche that represents societal norms and values. It strives for perfection and can lead to feeling of guilt or shame when one fails to meet its standard. Psychopathology तब होती है when there is conflict between these parts. अगर इन तीनों में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस है। मैंने बहुत ज्यादा समझा दिया आप लोगों को, और ये टॉपिक है भी इंटरेस्टिंग, इसे जब भी पढ़ते हैं मजा ही आता है। फिर आती है डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी इसका ही पार्ट है। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारी होती है, यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल के लिए लिखी है, आप कोई भी और 4 भी लिख सकते हैं।
तो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसा कि वर्ड है, मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई स्ट्रैटेजी, और डिफेंस का मतलब टू डिफेंड अगेंस्ट समथिंग। पर किसके अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट हम स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे? एंग्जाइटी के अगेंस्ट करेंगे जो हमें खुद को हो रही है। जैसे हमसे कोई गलत काम हो गया, अब उस गलत काम को सही तो नहीं कर सकते, हम अपने मन को समझाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं यार, इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं ऐसा चाहती थोड़ी थी कि मुझसे ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। तो हम जो अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं वो कहलाती है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू हम अपनी ही एंग्जाइटी कम करते हैं, हम किसी और की एंग्जाइटी कम करने नहीं जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये हमें जब हमारे इड और सुपर ईगो में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां से जो भी एंग्जाइटी कॉज होती है उसको सही करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। बहुत सारी है, रिप्रेशन में हम उन थॉट्स को रिप्रेस कर देते हैं। कोई ऐसी चीज हुई जो हम किसी को बताना नहीं चाहते तो खुद को भी भुलाने की कोशिश करते हैं, रिप्रेशन हो जाता है। डिनायल मतलब टोटली मना कर दिया कि आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देना। प्रोजेक्शन, अपने थॉट्स को दूसरों पर थोप देना, प्रोजेक्टर जैसे होता है ना वैसे ही प्रोजेक्शन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इरेशनल बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई ऐसा कॉज देना। जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना कि हमसे कोई गलत काम हो जाता है, वो रैशनलाइजेशन का एग्जांपल है। हम रैशनलाइज कर बैलेंस कर रहे हैं कि ऐसा थोड़ी हुआ था, वो तो ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया था, मतलब काइंड ऑफ स्टोरी बना के। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि अर्ली चाइल्डहुड एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, इसको हम बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने ये दी थी थ्योरी, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ओरल फिक्सेशन, एनल फिक्सेशन की बात होती है, यहाँ डिफरेंट फिक्सेशन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की भी बात होती है, और ये थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहलाती है। ओके, इसको ये भी कहते हैं, अगर आप लिख देंगे थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस तो भी चलेगा। और एक चीज और बता दूं, इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है आज हम इस वीडियो में शायद यही खत्म कर लूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना डिटेल में मैं समझा रही हूँ। काफी लंबा वीडियो हो चुका है, मुझे नहीं लगता आज 5 टॉपिक हो पाएंगे, आई एम सो सॉरी। वैसे इंट्रोडक्शन वगैरह में भी टाइम चला जाता है फर्स्ट वीडियो में, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप मत करिएगा। मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 5 टॉपिक पूरे कवर कर पाऊंगी। पर चलिए, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, थोड़ा सा आप लोग पढ़ें एक बारी में, तो 40 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं, फिर इंसान को थोड़ा ब्रेक भी मिलना चाहिए। 40 मिनट्स के बाद मैं इस वीडियो को स्टॉप कर दूंगी जहां तक भी हम पहुंचेंगे। तो कहाँ हूं मैं फिलहाल हूँ यहाँ पे थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में, जिसमें 5 स्टेजेस आती हैं। इन 5 स्टेजेस के आपको नाम याद होने चाहिए, यही स्टेजेस हैं, कुछ और मत लिखाइएगा। फटाफट से यहीं पे समझा देती हूँ। ओरल स्टेज जो है, ओरल स्टेज ये कहती है, ये छोटे बच्चों में होती है, 0 से 2 ईयर्स में नजर आती है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। लेट मी टेल यू अगेन, ओरल स्टेज में जो बच्चा है वो सकिंग के थ्रू प्लेजर लेता है, ओरल के थ्रू प्लेजर लेता है, मतलब बच्चा थम सकिंग करता है, अपने मदर से जो है वो मिल्क को सक करता है, तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे बच्चे के अंदर होती हैं। एनल स्टेज वो होती है जब बच्चा बोवल मूवमेंट करने लगता है और उसमें उसको प्लेजर फील होता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं। इस स्टेज में, एनल स्टेज में, पेरेंट्स की डिजायर होती है कि हमारा बच्चा कुछ चीजों को खुद से करे, लेकिन बच्चा जो है वो बेबीइंग टाइप का बिहेवियर चाहता है अपने पेरेंट्स से, तो वो उतना एक्टिव नहीं होना चाहता है। फैलिक स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चे को अपने सेक्स के बारे में पता चलता है कि मैं गर्ल हूं या मैं बॉय हूं, लेकिन प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटीज से वो अभी नहीं अवेयर होता है, और बस वो इतना ही बता पाता है कि देयर आर द रीजंस कि जिसकी वजह से मैं एक गर्ल हूं या मैं एक बॉय हूं। बच्चा इतना आइडेंटिफाई कर पाता है, समझने लगता है। लेटेंट स्टेज जो आती है, यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होता है, और इस स्टेज में बच्चा बिल्कुल भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है, वो फिजिकली बहुत एक्टिव होता है, खेलकूद में इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद आती है जेनिटल स्टेज, जो प्यूबर्टी के गेन करने के साथ आती है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बच्चों को पता होता है कि एक सोशल एटमॉस्फेयर में मुझे किस तरह से बिहेव करना है सेक्सुअली। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे फैलिक स्टेज में, जहाँ बच्चा जानता है कि गर्ल गर्ल है, बॉय बॉय है, वहां पे वो खेल कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिहेवियर उसका अलग होगा। लेकिन जेनिटल स्टेज तक आते आते बच्चे को सेक्सुअली मेच्योर्ड वे में बिहेव करना आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर फिक्सेशन की भी बात होती है। फिक्सेशन का मतलब होता है कोई चीज रुक जाना, फिक्स हो जाना अपनी जगह पर। तो ओरल फिक्सेशन में क्या होता है, आपने देखा है कई बच्चे जो सकिंग नहीं छोड़ पाते लंबे टाइम तक, 5-6 साल, 7-8 साल तक भी सकिंग कर रहे हैं, थम सकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ओरल फिक्सेशन से सफर कर रहे होते हैं। एनल फिक्सेशन में क्या होता है, स्टबर्ननेस, ऑब्सेशन, इस तरीके की चीजें एनल फिक्सेशन को दिखाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस 2 टर्मिनोलॉजी आती है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो होता है, जब थेरेपी चलती है इसकी किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ट्रांसफेरेंस अकर्स व्हेन पेशेंट्स प्रोजेक्ट फीलिंग फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप ऑन टू द थेरेपिस्ट, जब थेरेपिस्ट के ऊपर वो अपनी पुरानी चीजों को पोस्ट करना शुरू कर देते हैं,
तब हम इसको ट्रांसफरेंस का प्रोसेस कहते हैं, मतलब ट्रांसफर हो रही है कोई चीज। ओके, काउंटर ट्रांसफरेंस रेफर्स टू द थेरेपिस्ट इमोशनल रिएक्शन टू द पेशेंट। थेरेपिस्ट के जो भी इमोशनल रिएक्शन है पेशेंट के साथ में, वो कैसा बिहेव कर रहा है पलट के, वो काउंटर ट्रांसफरेंस में आता है। इसकी हेल्प से थेरेपी होती है। थेरेपी के अंदर होने वाले बड़े छोटे छोटे 2 स्टेप हैं जिनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। साइको एनालिटिकल थेरेपी के अंदर और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि फ्री एसोसिएशन एक टेक्निक होती है जिसमें पर्सन जो है वो अपनी बातें फ्रीली कह पाता है, नाम ही फ्री एसोसिएशन है। ड्रीम एनालिसिस, उसके जो भी मन में चल रहा है उनको बाहर निकालने की कोशिश होती है कि उसने ड्रीम्स में क्या देखा या जो भी चीजें उसके अंदर चल रही हैं। फिर एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाइंग वेज पेशेंट्स ट्राई टू अवॉइड, क्या क्या चीजों को वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो इसकी हेल्प से अनकॉन्शियस थॉट्स को प्रेजेंट में लाया जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो काफी हद तक ये जो थेरेपी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस मोटिव पर, सेक्सुअल डिजायर्स पे फोकस करती है, तो ये साइंटिफिक कम है नेचर में, इसको साइंटिफिक नहीं माना जाता ज्यादा, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आती हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। क्योंकि जैसे जिनको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, आपने रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट सुना होगा, आगे पढ़ेंगे आप इसी में। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की हेल्प से हम पर्सन से इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी चीजों को पता कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन से आप डायरेक्ट कुछ पूछेंगे तो वो पर्सन अपने बारे में बड़ा सोच के नाप तोल के बताएगा, लेकिन इनडायरेक्टली पूछेंगे तो जो चीजें निकल कर आएंगी वो काफी हद तक सही होती हैं। तो ये वाली चीजें यहाँ पे यूज में आती हैं। आ जाते हैं साइकोसोशल कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी की तरफ। ये टॉपिक थोड़ा था ही बड़ा, तो टाइम कंज्यूम कर लिया इसने, मैं मान के चल रही हूँ 3rd और 4th में आपका इस वीडियो में जरूर कवर करूंगी। Okay, psychosocial causes of psychopathology refer to the psychological and social factors that contribute to the development of mental health disorder. These factors focus on life experiences, interpersonal relationship and societal influences. जैसे कि हमने ये जाना है कि जो साइकोसोशल कॉजेज हैं साइकोपैथोलॉजी के, वो इन कॉजेज यानी कौन कौन से वो साइकोसोशल रीजंस हैं, कौन कौन सी वो वजह है जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जनरेट हो सकते हैं। अब ये बात सुनने में आपको शायद अजीब लगे, वैसे नहीं भी लगेगी, आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी नॉर्मल पर्सन के लिए बात बड़ी अजीब है कि सोसाइटी में रहने वाली चीजें हमें कैसे अबनॉर्मल बना सकती हैं। बिल्कुल बना सकती हैं। हमारे लोगों के साथ जैसे रिलेशनशिप है, लोगों के हमारे साथ जैसे रिलेशनशिप है, वो सब ग्राउंड तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं। बहुत ज्यादा हद तक ऐसा होता है जैसे कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या कोई और टाइप का रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव हैं, तो वो पर्सन की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं और जिसकी वजह से पर्सन सफर करता है। तो साइकोसोशल कॉजेज के अंदर हम यही चीजें समझते हैं कि कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देखिए लिखा है ना यहाँ पे कि क्या पर्सन के एक्सपीरियंसेस हैं। अगर उसको हमेशा लोगों से धोखा मिला है, कोई पर्सन ऐसा है जिसको लाइफ में लोगों से बहुत धोखा मिला है, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा। ये जब वो ट्रस्ट नहीं करेगा लोगों पे, तो लोग उसे एक एब्नॉर्मैलिटी की तरह देखेंगे, देखो ये तो किसी पे विश्वास ही नहीं करता। लेकिन वो ये जानता है कि उसने लाइफ में किस तरह से चीजों को देखा है, किस तरह से हैंडल किया है। तो ये जो नजर आ रही है चीज वो अब नॉर्मल है, लेकिन उसने जो चीजों को अपने अंदर सोक किया हुआ है वो वही जानता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, जो भी होती हैं ये चीजें, ये सब आती हैं। अब अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इसमें क्या कौन कौन से वो रीजंस हैं, कॉजेज की तो बात हो ही रही है ना कि कौन कौन से कॉजेज हैं जो वजह बनेंगे और हम उनको साइकोपैथोलॉजी में समझेंगे। तो वैसे तो मैंने एक लाइन में ये पूरा टॉपिक ही समझा दिया आपको, लेकिन फिर भी अब मैं फटाफट समझा देती हूँ। हर पर्सन के कुछ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी हम समझ ही रहे थे, किसी को अगर बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, किसी को बच्चे को बहुत नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बहुत अब्यूजिव बिहेवियर देख रहा है, कुछ इनकंसिस्टेंट बिहेवियर अपनी फैमिली के एनवायरमेंट में देख रहा है, तो उसको कैसा फील होगा, उसकी जो फीलिंग्स होंगी लोगों के टुवर्ड्स वो अच्छी नहीं होंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी, जो आगे चल के उसके अंदर मैल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म को क्रिएट कर देंगी और जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होंगे वो प्रॉब्लम करेंगे। ट्रॉमा एंड अब्यूज, वैसे तो ये इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन हमने अलग से भी मेंशन किया है। कोई पर्सन ने, मान लीजिए कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ में आया जो कोई फिजिकल, इमोशनल, कोई सेक्सुअल अब्यूज इस तरीके का, तो वो भी उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। पीटीएसडी उसकी वजह से हो सकता है, पीटीएसडी आगे पढ़ेंगे इसको भी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो इन सब ट्रॉमा का एक रिजल्ट होता है, जिसमें पर्सन को बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं और एंग्जाइटी उसकी बढ़ जाती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा इंक्लूडिंग विटनेसिंग वायलेंस और ग्रोइंग अप इन एन अनस्टेबल एनवायरनमेंट भी आगे चल के डिप्रेशन, एंग्जाइटी को क्रिएट कर सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? क्रॉनिक स्ट्रेस फ्रॉम ऑनगोइंग लाइफ डिफिकल्टीज, जो भी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में जॉब कर रहा है जहां नहीं करना चाहता, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं कर पा रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, ये सब मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, ये स्ट्रेस देते हैं। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, जिसके लिए मैं अलग से बात करूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है ये,
और मुझे पॉइंटर नोट करना है कि मैं आपको डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल का एक वीडियो जरूर अलग से बनाकर दूंगी, और लिंक जरूर उसका जब भी मैं बना पाऊंगी उसको इन्हीं दिनों में, उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ कमेंट्स में जरूर आके ड्रॉप करूंगी। ये मुझे ध्यान रहना बहुत जरूरी है, नोट कर लिया मैंने। तो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल वो है, वो भी यही कहता है कि स्ट्रेसर्स में एक्टिवेट लेटेंट वल्नरेबिलिटीज इन इंडिविजुअल्स लीडिंग टू मेंटल इलनेस, कि कुछ चीजें तो हमारे अंदर प्री डिस्पोज होती हैं, अगर वैसा ही एनवायरनमेंट भी हमें मिल जाए, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल के बारे में, कि कुछ चीजों की वल्नरेबिलिटी हमारे अंदर होती है, और अगर उस वैसा ही बाहर भी एनवायरनमेंट वल्नरेबल मिल जाए तो पर्सन बड़ी जल्दी कोलैप्स हो जाता है। इसका एग्जांपल फिजिकल इलनेस के साथ दे देती हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, कि जैसे किसी पर्सन के जेनेटिकली उसकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो अगर वो ऐसे सिम्टम्स के क्रॉस आ जाए या उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लगे ओवर टाइम जो डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं, या जो वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, जो अपनी डाइट फॉलो कर रहा है, वो ऐसी फॉलो कर रहा है जिसमें उसको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, तो ये एनवायरनमेंट और वो जो उसका डायथिसिस है वो दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को 100% क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट होता है। दोज विद पुअर कोपिंग मैकेनिज्म आर मोर लाइकली टू डेवलप कंडीशंस, जो कोपिंग जिनकी स्ट्रेटेजीज बहुत लो होती हैं, मतलब कोई डिफिकल्टी आई तो बड़ी जल्दी कोलैप्स हो गए, ऐसे लोग आपको कैसे दिखेंगे? जाहिर सी बात है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज के अंदर दिखेंगे। सोशल आइसोलेशन एक नई कैटेगरी है, नई तो नहीं है वैसे, कैटेगरी तो बहुत पुरानी है, लेकिन काफी ज्यादा इमर्ज होने लगी है कि हर कोई इंट्रोवर्ट बनना भी चाहता है, होता भी जा रहा है, और बड़ा ही कूल फील करता है ये बताने में कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो वो ये सोशल आइसोलेशन की वजह से, एक तो कोविड ने जब हम सबको आइसोलेट किया था ना, आधे तो तभी इंट्रोवर्ट हो गए थे, तो सोशल आइसोलेशन की वजह से भी पर्सन जो है वो बहुत डार्कनेस में रहना चाहता है, सोशली लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, सोशल मीडिया पे तो इंटरेक्ट करना चाहता है लेकिन सोशली नहीं करना चाहता, फिजिकली नहीं करना चाहता, तो जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होने लगती हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं किसी पर्सन के साथ में, जब ऐसे रीजंस आ जाते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में ज्यादा है, उसकी हाउसिंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो ये सब चीजें भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। और लोअर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स या लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेस को फील करते हैं, भले ही वो उस एनवायरमेंट में कितना भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उन्हें फील होता है कि हमारी लाइफ में औरों की तरह से चीजें नहीं है, कमी है। कल्चरल एंड सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि कई लोग जो होते हैं उस कल्चर के प्रेशर में भी रहते हैं, जेंडर रोल्स के प्रेशर में भी रहते हैं कि इस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे लोग बहुत सारी ईटिंग डिसऑर्डर्स को कैच कर लेते हैं। अब ईटिंग डिसऑर्डर को कैसे कैच कर लेंगे कल्चरल सोसाइटल नॉर्म्स में? जैसे हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं कि जब शादी के लिए लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़की पतली ही होनी चाहिए, पतली या फिर स्लिम होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम लड़कियां जो होती है इस टाइम पर फिर वो खाना कम कर देती हैं या डाइटिंग ज्यादा करने लगती है, डाइटिंग नहीं होती वो उनकी, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स को वो कैच कर लेते हैं। ओके, ऐसे इसका रिलेशनशिप है। फिर एंग्जाइटी होने लगती है इसकी वजह से, कुछ सोसाइटल स्टिग्मास भी होते हैं मेंटल इलनेस को लेके, वो भी पर्सन नहीं बताना चाहता, तो ये सब इश्यूज भी होते हैं। जैसे कुछ कल्चर्स में पर्टिकुलरली आज भी अगर मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो कहते हैं शांत रहो, कैसी बातें कर रहे हो, जोर जोर से क्यों बता रहे हो, तो ये सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से जो हम कॉज में रख सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, कुछ लोगों का तो सोचने का तरीका ही इतना नेगेटिव होता है, वो उस पर वर्क भी नहीं करना चाहते, अपने आप को कभी एनालाइज भी नहीं करते, इवैल्यूएट भी नहीं करते, और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जनरेट कर लेते हैं। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो ये कुछ साइकोसोशल फैक्टर थे जो हमने समझे, जो हमारी लाइफ में जितने भी हेडिंग्स थे वही सब समराइज किए हुए हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज पे आ जाते हैं। मैं काफी फास्ट चल रही हूँ, एक बार मैं देखूंगी कहाँ तक हमारा वीडियो पहुंच गया है, क्योंकि उसके बाद ही मैं करूंगी, भले ही हमारा एक वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई भी तरीके का मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, क्योंकि ये वीडियो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एग्जामिनेशन के लिए जो वीडियोस बन रहे हैं, जो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बन रहे हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो। तो वीडियो 40 मिनट्स का हो चुका है, मैं ये वीडियो शुरू करना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैंने ही ज्यादा एक्सप्लेन किया है तो मैं ही कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज करूंगी आगे के वीडियोस में। और इस टॉपिक के साथ में साइकोपैथोलॉजी में बायोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं और आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसको मैं शॉर्टकट नहीं मानना चाहती। अगेन मैंने आपको बोला, सभी टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किसी भी टॉपिक को कम नहीं समझना है। तो चलिए, कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन मुझे जरूर बताइएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी अपना फायदा ले सके एग्जामिनेशन के टाइम पे। और गर्मी आ गई है, जिस वक्त पर आप भी वीडियो देखेंगे अच्छी खासी गर्मी हो चुकी होगी, मुझे लगता है अब ये वूलेंस चेंज करने का टाइम आ गया। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।